नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड में। हम आप सभी को पता होगा कि हम जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट हैं उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट को हमने 4 क्लासों में कंप्लीट कर दिया था। अब हम यूनिट नंबर सेकंड को कवर करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड है हमारी आवर्त सारणी और इस आवर्त सारणी में 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट यानी पार्ट बी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पार्ट ए को देखेंगे। और ये बता दूं कि ये यूनिट भी हमारे 14 नंबर की है, जिसमें एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और दो क्वेश्चन क्या होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। टोटल ये हमारी 14 नंबर की है। और हमारे केमिस्ट्री का टोटल पेपर कितने नंबर का होता है, 70 का। ये सब मैंने बता दिया था आपको। चलिए हम अपनी यूनिट्स को शुरू करते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं की ओर तथा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को हम आवर्तिता कहते हैं। अब इस यूनिट में सब हम आवर्त सारणी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारे क्रमिक परिवर्तन होते हैं, गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। उन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। और ये आवर्तिता हमें निम्न चीजों के माध्यम से दिखाई पड़ती है, जैसे उस परमाणु या अणु के आकार या त्रिज्या के माध्यम से, या आयनन विभव हो, या आयनन एंथैल्पी हो जिसे हम आईपी कहते हैं, इससे भी हमें आवर्तिता दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कितनी ज्यादा है कितनी कम है, उसे भी हमें आवर्तिता गुणों में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। विद्युत ऋणता ईएन, इसे भी हमें जो आवर्तिता दिखाई पड़ती है। अब इन चारों पॉइंटों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा पॉइंट नंबर 1, आकार। आकार या त्रिज्या, किसी भी परमाणु की त्रिज्या या आकार को। तो परमाणु के नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम आकार क्या कहेंगे, आकार या त्रिज्या आर कहेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि ये हमारा क्या है, नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि हम संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे। ठीक है, ये वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, किसी भी परमाणु के सबसे बाहर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी, यानी नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, आर कहेंगे या आकार कहेंगे। ठीक है, अब आकार में देखेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार का बंध होगा या जिस प्रकार की परमाणु होगा उसके आधार पर, जैसे सहसंयोजी त्रिज्या, दूसरी हमारी धात्विक त्रिज्या, तीसरी हमारी वान डेर वाल त्रिज्या और चौथी हमारी आयनिक त्रिज्या। तो हम एक एक करके इन चारों त्रिज्याओं के बारे में जानेंगे। और देखते हैं हम फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली क्या है हमारी, फर्स्ट है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहेंगे, केवल उस परमाणु की ही सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है जो कि समान परमाणु एकल बंध के साथ जुड़ा हो। यानी ऐसे दो परमाणु जो एकल बंध से जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ, किसके साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ होंगे। तो सिंगल बॉन्ड के साथ होने वाले परमाणु से ही हम क्या कर सकते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, सहसंयोजक अणु में एकल बंध से बंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतर नाभिकीय दूरी का आधा मान हमारी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। यानी कहना क्या चाहता है कि हम सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले के साथ, जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया तो इसमें दो है, तो एच एच के बंधे कितना सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें देखेंगे तो इस हाइड्रोजन का ये वाला मान लेते हैं, तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद इस वाले को देखेंगे तो इस वाले में ये वाला हो गया। अब इन दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी को हम अंतर नाभिकीय दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे इस वाली दूरी को, अंतर नाभिकीय दूरी। तो ये वाली दूरी हो गई हमारी। ठीक है, इसको ड्रॉ कर देते हैं, तो ये वाली दूरी क्या हो गई, अंतर नाभिकीय दूरी, अंतर नाभिकीय दूरी। अब इस अंतर नाभिकीय दूरी का आधा, यानी यहाँ से ये कट हो गया, तो ये वाली दूरी क्या हो गई, इसकी आधी। तो इस वाली दूरी को हम कहेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, यही हमारी परिभाषा कर रही है। ठीक है, कि किसी भी एकल बंद परमाणु में उसके नाभिकों के मध्य दूरी का अंतर नाभिकीय दूरी का आधा, यहाँ आधा में बड़ा दा आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। और सहसंयोजक त्रिज्या हम इसे ही कहेंगे। ठीक है, ये हमारी सहसंयोजक त्रिज्या हो गई। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्होंने, जैसे
हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में हम जानते हैं कि सिंगल सिंगल बंद होता है। क्या होगा? सिंगल बंद होगा। तो सिंगल बंद होगा यानी हम इसमें सहसंयोजक त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? तो हम राइट का टिक लगा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन में देखेंगे O2, तो O2 में हम जानते हैं कि O और O के मध्य कितना डबल बंद होता है, और डबल बंद वाले के लिए हम सहसंयोजक त्रिज्या को ज्ञात नहीं कर सकते, तो क्रॉस लगा दिया। उसके बाद क्लोरीन में देखेंगे तो Cl2, तो Cl2 में Cl और Cl के मध्य क्या है? सिंगल बंद है, तो सिंगल बंद है यानी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए ज्ञात कर सकते हैं। N2 में देखेंगे तो N2 में ट्रिपल बंद होता है, तो इसके लिए भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद H2O2 में देखेंगे तो सिंगल सिंगल बंद है, सिंगल सिंगल बंद होने की वजह से इसमें हम सहसंयोजक त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन में भी NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यानी जब इसको खोला जाता है तो इनके मध्य क्या होता है? सिंगल सिंगल बंद होता है, और सिंगल सिंगल बंद के मध्य हम सहसंयोजक त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारी सहसंयोजक त्रिज्या तो हो गई। उसके बाद सेकंड त्रिज्या हम पढ़ेंगे है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या क्या है? धात्विक क्रिस्टल के धातु परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतर नाभिकीय दूरी का आधा मान धातु परमाणु की धात्विक त्रिज्या कहते हैं। यानी सहसंयोजक त्रिज्या के लिए तो हमें क्या चाहिए? सिंगल बंद चाहिए। ठीक है? सिंगल बॉन्ड। जबकि हमें धात्विक त्रिज्या का ज्ञात करनी है तो हम किसमें क्या कर सकते हैं? केवल क्रिस्टल और धातुओं में, धातु परमाणुओं में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो धातु परमाणुओं के नाभिकों, तो ये हो गए, ये हमारा नाभिक हो गया, ये दूसरे परमाणु का नाभिक हो गया। अब इस नाभिक नाभिक के बीच की दूरी क्या हो गई? अंतर नाभिकीय दूरी, और इसका आधा क्या हो गया? ये वाला, ये हमारी क्या हो गई? धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या हो गई। यानी हमारे धातु परमाणु थे दोनों, ये दोनों धातु परमाणुओं की अंतर्नाभिकीय दूरी देखी और उसका आधा कर दिया, तो धात्विक त्रिज्या। तो ये तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, धात्विक त्रिज्या कौन? जो धातु परमाणुओं के नाभिकों की अंतर्नाभिकीय दूरी को आधा कर दे, वही हमारी धात्विक त्रिज्या होगी। तीसरी त्रिज्या हम देखते हैं वांडरवाल त्रिज्या। वांडरवाल त्रिज्या क्या होती है? यह त्रिज्या केवल उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसों में ही पाई जाती है। जो लास्ट वाला वर्गो देखेंगे आप, तो उसमें आपको सभी उत्कर्ष देखें गैसें ही मिलेगी आपको, हीलियम वाली लाइन में। तो उन सभी गैसों के लिए हम वांडरवाल त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। निष्क्रिय गैसों में गैसीय परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा मान उस गैसीय परमाणु की वांडरवाल त्रिज्या कहते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये दोनों जो परमाणु लिख रखे हैं मैंने पास पास हैं, यहाँ कोई गैप नहीं है, परंतु यहाँ गैप है क्योंकि ये गैस के लिए है, और गैस के अणु क्या होंगे? दूर दूर होंगे, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा होगी। तो ये अंतर्नाभिकीय दूरी हो गई, इन दोनों दोनों के बीच की, जो इसके और इसका जो नाभिक है उसके बीच की दूरी अंतर्नाभिकीय होगी, और उसका आधा ये हमारी वांडरवाल त्रिज्या हो गई। ठीक है? अब हमारा वांडरवाल त्रिज्या भी हो गई। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 नंबर में आसानी से पूछ लिया जाता है कि जो वांडरवाल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या है, उनका लंबाइयों के क्रम में क्या सही है? कौन-सी त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी? तो आप आसानी से दिमाग लगा सकते हैं कि गैसीय में वांडरवाल त्रिज्या है, इनके अणु दूर-दूर थे, तो वांडरवाल त्रिज्या का आधा, जो वांडरवाल त्रिज्या है, उसमें जो आधा करते हैं अंतर्नाभिकीय दूरी का, तो अंतर्नाभिकीय दूरी सबसे ज़्यादा किसमें थी? वांडरवाल में। तो उसका आधा भी तो ज़्यादा ही होगा, तो वांडरवाल त्रिज्या की जो लंबाई होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। धात्विक त्रिज्या उससे कम, और सबसे कम होती है सहसंयोजक त्रिज्या। और यहाँ ऐसे नहीं पूछा जाता कि लंबाइयों के क्रम में जमाइए, यहाँ पूछा जाता है आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। तो ये कौन सा क्रम आपको दिख रहा है? 2 क्रम होते हैं, अवरोही और आरोही। आरोही 3 वाला तो बढ़ते हुए क्रम में, यानी ये किसमें है? तो ये अवरोही क्रम में है, अवरोही घटते हुए क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो याद रखेंगे। अवरोही क्या होता है? ये ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और घटते हुए क्रम में, तो ये हमारा अवरोही कर गया। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी त्रिज्या क्या है? वह है हमारी आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है? अब ये आयनिक त्रिज्या किसी आयन में देखी जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन किसी ने त्याग रखा हो या किसी ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रखा हो। तो अगर किसी ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है तो उस पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव का आकार उसके उदासीन परमाणु के आकार से बड़ा होता है। जैसे
कैसे होगा अभी बताता हूँ। और धनायन का आकार उसके उदासीन परमाणु से छोटा होता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप सोडियम परमाणु देखेंगे तो सोडियम परमाणु में एक तो ये और दूसरी कक्षा ये 11 होता है। तो 11 में से जो फर्स्ट वाली थे उसमें दो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10 हो गए। फिर 3s2 पर यस में केवल एक आएगा। ठीक है, तो ये 3 होंगे। ठीक है, तो इस वाली अंदर वाली में तो वन वाली कोष एक कोष में कौन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दो। तो इस वाली लाइन में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद सेकंड वाली में इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, दो तो यस में और दो और 6 पी में। कितने हो गए 6 और 2 8 हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। उसके बाद लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को, यानी ये तो हमारा सोडियम है, परंतु अगर मैं Na प्लस लिखूं तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिएगा तो जो हमारी ये लास्ट वाली है ये वाली तो हट जाएगी, ये पूरी वाली कक्षा हट जाएगी। और कक्षा हटने के माध्यम देखेंगे तो हमारा जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कौन बन जाएंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो इससे अब दूरी देखी जाएगी, पहले बाहर वाली से देखी जा रही थी तो किसकी रेडियस ज्यादा होगी, बाहर वाले की होता तो ज्यादा होती, यानी इस वाले की ज्यादा होती और इस Na की कम है। ये देख लीजिए, ये Na प्लस का है चित्र। और जो मैंने पहले बाहर वाली कक्षा भी लगा रखी थी वह कौन किसका था, वह सोडियम का था। ठीक है, जिस पर कोई चार्ज नहीं था। तो हमारा जो उदासीन है उसका ज्यादा है किसकी अपेक्षा, जो हमारा धनात्मक है उसकी अपेक्षा। तो सेकंड वाली लाइन तो आपने समझ ली होगी। उसके बाद फर्स्ट वाली देखेंगे कि ऋणायन का आकार। अब ऋणायन में ऐसे ही है, अगर ये ऋणायन होता तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये कक्षाएं होंगी तो कोई ऋणात्मक होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब जब इसमें कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद एक और कक्षा बन जाएगी, और कक्षा बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। और दूरी बढ़ने की वजह से संयोजी इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी बढ़ेगी तो आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बड़ा होगा। ये हमारा हो गया। अब आयनिक त्रिज्या में आप देखेंगे कुछ संबंध होते हैं, उन संबंध को देख के आयनों के लिए जो परमाणु क्रमांक होते हैं जेड और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसका रेडियस से एक संबंध होता है, वह है हमारा जेड ई समानुपाती 1/r। कैसे, जैसे आप यहाँ देखेंगे परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक जैसे बढ़ते हैं यानी जेड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसमें रेडियस आर की वैल्यू कम होती है। जैसे यदि मान लो, जैसे मैं इसको मिटा के बताता हूँ आपको, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र था यहाँ Z/E समानुपाती 1/r। जैसे मान लो ये हमारा कोई परमाणु है और इस परमाणु में अगर मैं परमाणु क्रमांक को ही वृद्धि करूँ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि ना करूँ, यानी परमाणु क्रमांक में वृद्धि करते जाऊं, जेड की वैल्यू बढ़ाते जाऊं, तो इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसके जो प्रोटॉन है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी इसकी इसका मान नाभिक का जो वैल्यू होगा, इसका प्रभावी नाभिक आवेश होगा वो बढ़ता जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, कांस्टेंट रख रहा है यानी मैं बढ़ा नहीं रहा। जब मैं इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ाऊंगा तो इसकी कक्षाएं लिमिटेड होगी, तो इस पर जब इसका मान बढ़ेगा तो ये इस पर ज्यादा बल लगाएगा सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन पर, तो जो ये वाली दूरी होगी वो क्या होगी, सिकुड़ेगी। सिकुड़ेगी तो इसकी रेडियस क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे मैं जेड की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी संबंध को तो ये बता रहा है कि जेड समान 1 ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, रेडियस के, यानी जेड समानुपाती है 1/r के, इसे भी हम कह सकते हैं। दूसरी यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन समानुपाती है 1/r के, यानी ई डायरेक्ट समानुपाती है आर के। कैसे, अगर मैं इसका वैल्यू, जैसे नाभिक की वैल्यू को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, नाभिक की वैल्यू नहीं बढ़ाता हूँ, परंतु इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन बढ़ाता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रतिकर्षण होंगे। तो ये इनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। और आर बढ़ेगा तो इसके नाभिक की सहसंयोजित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की भी दूरी बढ़ेगी, यानी बाहर वाली कक्षा से जो नाभिक के बीच की दूरी है वो भी बढ़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से आर की वैल्यू बढ़ रही है। और इसी संबंध को तो हम यहाँ लिख रहे हैं, इस वाली समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को एक साथ लिखते हैं तो हम Z/E समानुपाती 1/r लिख देते हैं। ठीक है,
यही संबंध दिखा रहा है कि आर, जैसे जेड बढ़ेगा तो आर की कमी आ रही है, जेड बढ़ेगा तो आर में कमी आ रही है, और ई बढ़ेगा तो आर में भी वृद्धि हो रही है। ये हो गई हमारी कौन सी, जो हमारा आयनिक त्रिज्या। अब आयनिक त्रिज्या के यहाँ उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ लेस देन होगा क्लोरीन माइनस से। कैसे, जैसे यहाँ जेड देखेंगे तो 17 और 17 ही है, परंतु यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन 18 है और यहाँ 17 है, तो जेड अपॉन ई की वैल्यू यहाँ 1 होगी, 17/17 बराबर 1, और 17 में 18 का भाग देंगे तो लगभग 0.9, यानी यहाँ जेड अपॉन ई की वैल्यू क्या आ रही है, किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, Cl की, और Cl की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या है, रेडियस कम है। भाई इसका मान ज्यादा है तो इस R का मान तो कम होगा ना, जब भी तो ये वाला मान ज्यादा आएगा, ठीक है, ये संबंध दिखा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम और सोडियम प्लस, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दोनों के पास परमाणु क्रमांक तो सेम है, परंतु इलेक्ट्रॉन यहाँ 11 है इस वाले के पास, इसने एक इलेक्ट्रॉन तैयार रखा है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जेडी की मान यहाँ 1 है और इसका मान 1.1 है, यानी इसकी जेडी की वैल्यू क्या है, अधिक है, इसकी मान जेड अधिक है, तो इसका मान क्या होगा, रेडियस में कम होगा, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल नंबर 3 क्या है, अब यहाँ देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में देखें, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं समान रखूं और जेड की वैल्यू को बढ़ाता जाऊं, यहाँ आप सब जगह देखेंगे सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सभी में इस प्रकार से अरेंज कर रखा है कि इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 18 18 18 18 18 कर रखी है, परंतु जो परमाणु क्रमांक है यहाँ 16 है, सल्फर में, क्लोरीन में 17 है, आर्गन में 18 है, पोटेशियम में 19 है और कैल्शियम में 20 है, तो यहाँ जेड की वैल्यू बढ़ा दी और इलेक्ट्रॉन समान है। जब यहाँ भाग देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0.8, 0.9, 1 वैल्यू बढ़ रही है, तो ये ऐसे वैल्यू बढ़ रही है, और जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी आर की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जेड ई अपॉन में किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू अधिक है, सी ए प्लस की, 2 की, तो सी ए प्लस 2 की वैल्यू आर में सबसे कम होगी, यानी इसकी रेडियस सबसे कम होगी, देखेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा संबंध हो गया, अब ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है हमारा आकार को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो हमारे परमाणुओं के आकार हैं, नाभिक से सहसंयोजक बीच की दूरी है, वो किन किन कारकों से प्रभावित होती है, तो पहला कारक होता है कोषों की संख्या, दूसरा है परिरक्षण प्रभाव, उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर मैं इन तीनों पॉइंटों को आपको एक साथ समझाना चाहूँ तो कैसे, जैसे ये नाभिक है और इसके बाहर ये क्या होंगे, कोष होंगे, ठीक है, तो कोषों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, वही तो रेडियस, अभी मैं कोष 2 ही लेता तो इसकी रेडियस केवल ये होती, यानी ससंयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा का होता, तो इनकी नाभिक के बीच की दूरी ये होती, परंतु मैंने 3 कक्षा बनाई, यानी इसकी नाभिक की दूरी क्या बढ़ गई, ज्यादा हो गई, नाभिक से दूरी सहसंयोजक की ज्यादा हो गई, और मैं एक कक्षा और बढ़ा दूं तो इसकी रेडियस और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू अधिक होगी जितनी कोषों की संख्या अधिक होगी, ठीक है, ये समानुपाती, आर की वैल्यू जितनी, यानी एन की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे आर की वैल्यू भी उतनी ज्यादा ही बढ़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट में यही दे रखा है कि कोषों की संख्या आर समानुपाती एन होती है, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि के साथ आकार में भी वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है, पॉइंट नंबर दूसरा कहता है कि ये परिरक्षण प्रभाव, अब मैंने आपको बताया था परिरक्षण प्रभाव कि एक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल, यानी ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देगा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा परिरक्षण होगा उतनी ज्यादा है क्या होगी, आर की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये जितना ज्यादा इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा तो ये भी इधर भागेगा उतना ही ज्यादा, और ये इधर भागेगा, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, और यानी परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा है, यानी परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा उसकी आर की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, यानी इनके बीच कौन सा संबंध होगा, तो समानुपाती का संबंध होगा, यही पॉइंट नंबर 2 में लिख रखा है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ लिया था। परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के कारण या वृद्धि के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, तो जैसे परिरक्षण में वृद्धि होगी
वैसे ही हम आकार में वृद्धि देखेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये क्या होगा? ये होता है हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉन को नाभिक द्वारा खींचने का प्रभाव। क्या होता है? नाभिक द्वारा बाह्य या सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रभाव ही है। जैसे मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, अब ये नाभिक के द्वारा कितने जोर से खींचा जा रहा है, यही हमारा क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश है। तो यहाँ जितना ज़्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, यानी उतना ही ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास जाएगा, और जितना नाभिक के पास जाएगा उसकी रेडियस उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है? अगर ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा पास आ जाता, यहीं आ जाता, तो इसकी रेडियस और कम हो जाती, यहाँ आ जाता तो और कम हो जाती। यानी जितना नाभिकीय आवेश होगा उसका रेडियस क्या होगी? उतनी ही कम होगी। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, रेडियस उतनी ही कम होगी, यानी 1/r होगी। ठीक है? तो ये हमारे व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आ गया। यही है हमारे कि परमाणु में नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले प्रभावी आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। जेड इफेक्ट यानी जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, में वृद्धि से परमाणु के आकार में कमी होती है, यानी ये हमारे व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? आकार या त्रिज्या की आवर्तिता। इसे किस प्रकार देखते हैं? ये तो आपने देखा भी होगा कि ये तो वही पॉइंट हैं जो आपने बचपन में भी पढ़े होंगे, ये बचपन का मतलब 11वीं 12वीं में भी, कि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट में वृद्धि के कारण आकार में कमी होती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि के कारण आकार में भी वृद्धि होती है। ठीक है? अब इसको तो क्या समझाऊँ मैं, जैसे आप सोडियम वाली लाइन को देखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्स वाली, तो सोडियम, मैग्नीशियम में देखेंगे, जैसे ये सोडियम कितना है? 11 होता है, और मैग्नीशियम 12 होता है, ठीक है? ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला है, तो इसमें आप देखेंगे कि दाएँ से जिसे ऊपर से नीचे आए, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही बढ़ा, पर कक्षा में वृद्धि हो जाती है, और कक्षा में वृद्धि होने की वजह से क्या हो जाता है? आकार में वृद्धि होती है, ठीक है? अभी ऊपर से नीचे जाने का है, उसके बाद बाएँ से दाएँ जाएँगे, तो जैसे इसमें डी, जैसे पी ब्लॉक में या फिर डी ब्लॉक में जाएँगे, तो वहाँ क्या होता है? डी वाली कक्षाओं में एंटर करने लग जाते हैं, जिससे कि आकार तो वृद्धि नहीं होती, परंतु प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, और प्रोटॉन में वृद्धि होने की वजह से जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और उनकी वृद्धि के कारण जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उनका प्रतिकर्षण ज़्यादा हो जाता है। प्रतिकर्षण क्या? आकर्षण। तो आकर्षण में वृद्धि की होने की वजह से या जेड इफेक्ट की वृद्धि होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने की वजह से आर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है? तो ये तो आप देख लेंगे, ये तो आपको पता भी होगा। उसके बाद हम देखते हैं लेंथेनाइड। लेंथेनाइड संकुचन, ये क्वेश्चन बहुत सी बार आ जाता है क्योंकि डायरेक्ट पूछते हैं ये से क्वेश्चन, ठीक है? तो लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, और लेंथेनाइड संकुचन इसी कारण पर आधारित है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को यहाँ डाल दिया। जैसे लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर आकार में अत्यधिक कमी हो जाती है, और इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इस ग्राफ को हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं परिभाषा पढ़ते हैं। ये जो आंसर दे रखा है उसको पढ़ते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट में वृद्धि होती है, हो जाती है, जिससे इसके कारण इसके आकार में भी वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे इसके आकार में वृद्धि नहीं हो पाती है। अब वृद्धि का कारण क्या है कि वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि लेंथेनाइड तत्वों का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह हमेशा n-2 f या 4f में चले जाते हैं, जिससे परिरक्षण प्रभाव होता है सिग्मा, वो प्रभावित नहीं रह पाता, अतः इसके आकार में भी वृद्धि नहीं होती। कहने का मतलब है, जैसे ये नाभिक है, और लेंथेनाइड का कोई सा भी तत्व ले लें, तो वो सबके नाभिक होंगे। तो जो सबके, मान लो इनको सबके नाभिक है लेंथेनाइड के, तो इसमें ये जो लास्ट वाला है 4 वाला, तो ये 4f या होगा ये n-2 f वाला। अब इस f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आएँगे इसमें? 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स आएँगे, तो जब फर्स्ट वाला तत्व होगा लेंथेनाइड का, उसमें f1 होगा, उसके बाद दूसरे में 2 f2 हो जाएँगे, f3 हो जाएगा। अब 14 इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में भरेंगे, इस वाली कक्षा में आएँगे वो 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसमें p भी है, d भी है, 4, तो वो सब 14 इलेक्ट्रॉन किसमें आएँगे? इसी वाली कक्षा में। तो इसके बाहर कोई कक्षा का निर्माण तो हो नहीं रहा, ठीक है?
और बाहर कक्षा का निर्माण हो नहीं रहा और इसमें भी जो तत्व बढ़ रहे हैं तो इसके परमाणु क्रमांक में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जो इसका जेड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और जेड इफेक्ट है प्रभावित होने की वजह से इसमें जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो ना प्रभावित हो जाता है, यानी परिरक्षण प्रभाव लग नहीं रहा और जेड इफेक्ट लग रहा है बहुत ज्यादा। और जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, संकुचन आ जाता है, सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने की वजह से ये लेंथेनाइड में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ते जाएंगे, आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं हम, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ, ये मैंने बता दिया आपको। इस प्रकार लेंथेनाइड श्रेणी में केवल प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव प्रभावित होता है। मैंने बताया ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली कक्षा में बढ़ते जाते हैं परंतु नई कक्षा का निर्माण होता नहीं है और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या यानी न्यूट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती जाती है और जेड इफेक्ट तो जेड यानी जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता जाता है और जिसकी वजह से ये संकुचन होता जाता है और संकुचन होने की वजह से ये क्या हो जाती है, हमारे जो फर्स्ट वाला लेंथेनाइड था उसकी अपेक्षा लास्ट वाले का लेंथेनाइड की रेडियस कम हो जाती है और इसे ही कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, तो लेंथेनाइड संकुचन हो गया, आकार में बाएं से दाएं की ओर जाने पर अत्यधिक कमी होती है, इस घटना को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा देखेंगे, अब बस एक पेज और पढ़ना है, उसके बाद कल वाली कक्षा में देख लेंगे, थोड़ा सा और है, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए बार बार क्वेश्चन है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम वो जो जिंक का आकार लगभग समान होता है क्यों? यानी आप जब स्केडियम से जिंक की ओर जाएंगे कि स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो आपको स्कैंडियम और जो टाइटेनियम जो जिंक के उनके आकार सेम नजर आएंगे, स्कैंडियम और जिंक के। उसका क्या कारण क्या है? कारण आप देखेंगे कि स्कैंडियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 3D में आता है। उसके बाद इसमें टाइटेनियम आएगा, ऐसे ही अन्य तत्व भी आएंगे। तो टाइटेनियम में देखेंगे तो ये 3D2 हो जाएगा, ठीक है, एक बढ़ जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। वही ऐसे ही है जो जिंक है, जिंक तक जिंक तक ये 3D10 होता है। और आप सभी को पता है कि डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ तक कोई अतिरिक्त कक्षा का निर्माण बार होगा नहीं, यानी 3 कक्षाएं होगी, 3D इसमें होगा और 3D इसमें होगा, तो ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जब जाएंगे आप, तो इस तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते आएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, अतिरिक्त कक्षा का निर्माण होगा नहीं। तो आप शुरुआत में देखेंगे कि जो स्कैंडियम है, स्केडियम से लेकर मैग्नीज तक, तो आपको जेड प्रभाव ज्यादा दिखेगा, जेड इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, किसकी अपेक्षा, परिरक्षण प्रभाव की अपेक्षा। जिसका कारण क्या है कि जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो क्या कक्षा में बढ़ते जाएंगे, तो परंतु इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा शुरुआत में स्कैंडियम में, फिर टाइटेनियम में दो जाएंगे, एक और बढ़ जाएगा, फिर वेनेडियम होगा, फिर क्रोमियम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, फिर मैग्नीज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, परंतु प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से यहाँ तक, कहाँ तक, मैग्नीज तक, तो हमारा जेड इफेक्ट काम कर रहा है। तो इसकी जो रेडियस है वो क्या आएगी, कमी आएगी शुरुआत में, तो 5 तक यानी 25 तक तो क्या होगा, मैग्नीज की तक तो हमारी रेडियस यानी जेड इफेक्टिव में वृद्धि, तो रेडियस में कमी आ रही थी। परंतु आपने परिरक्षण भी देखा होगा, तो जैसे जैसे फिर ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे आयरन आ गया, उसके बाद कोबाल्ट आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और फिर निकल आ गया, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको जेड इफेक्ट बराबर नजर आएगा किसके, परिरक्षण प्रभाव के। तो यहाँ पर ना तो आकार बढ़ता है और ना आकार घटते हैं। परंतु जैसे आप कॉपर और जिंक में जाएंगे, कॉपर और जिंक में जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है और 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये संयोजी इलेक्ट्रॉन अंदर वाली जो कक्षा की इलेक्ट्रॉन है, सेकंड कक्षा की, ठीक है, उनसे प्रतिकर्षित हो जाने लगते हैं, और प्रतिकर्षित होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर धकेलता है और ये इधर इधर धकेलता है। इसकी वजह से इसकी जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से आर में भी क्या हो जाती है, वृद्धि। तो शुरुआत के 5 में देखेंगे आप यहाँ से, तो आपको जेड इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, इसकी अपेक्षा सिग्मा यानी परिरक्षण प्रभाव की अपेक्षा, तो जेड यानी जो आर है हमारी उसकी वैल्यू घटेगी, यानी रेडियस की वैल्यू घटेगी।
और 26, 27, 28 वाले में देखेंगे तो यहाँ जेड इफेक्टिव लगभग बराबर होता है प्रेरक्षण के, तो आर ना तो बढ़ता है न घटता है, यानी सेम रहता है। उसके बाद कॉपर और जिंक में जो बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से जो उसका जेड इफेक्ट है वो कम हो जाता है प्रेरक्षण प्रभाव की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे कि आर की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ये लिख रखा है, तो ये मेन कारण है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश व परिरक्षण प्रभाव दोनों प्रभावी रहते हैं तथा एक दूसरे के प्रभावों को निरस्त कर देते हैं, अतः स्कैंडियम व जिंक का आकार लगभग समान बना रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, आकार या त्रिज्या के अनुप्रयोग। इसमें क्या होगा, अब इसमें 5 पॉइंट्स देखेंगे हम, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आयनिक क्रिस्टल, यानी आयनिक क्रिस्टल का मतलब धनायन और ऋणायन। तो क्रिस्टल में उपस्थित धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को हम त्रिज्या अनुपात कहते हैं। अब ये छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, जैसे त्रिज्या अनुपात, तो डायरेक्ट 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि त्रिज्या अनुपात को परिभाषित कीजिए। तो इसे क्या करना है कि धनायन धनायन की रेडियस और ऋणायन की रेडियस का अनुपात ही क्या होता है, हमारे त्रिज्या अनुपात होता है। ठीक, उसके बाद इस प्रकार धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं के आधार पर किसी भी आयनिक क्रिस्टल का हम त्रिज्या अनुपात यानी आर ज्ञात किया जा सकता है। हम अनुपात, ये बटे वाला ही क्या होता है, अनुपात होता है, यह सब आप जानते होंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा, किसी आयनिक क्रिस्टल की त्रिज्या अनुपात यानी आर की सहायता से उस आयनिक क्रिस्टल की समन्वय संख्या यानी Cn व ज्यामिति की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। यानी किसी भी संख्या की क्रिस्टल में समन्वय संख्या व ज्यामितीय आकार देखना हो तो हम इसके माध्यम से देख सकते हैं, आर यानी त्रिज्या अनुपात के माध्यम से देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध में क्या है कि ऐसे तत्व जो भिन्न भिन्न वर्गों में उपस्थित होते हैं होते हुए भी गुणों में समानता का संबंध दिखाते हैं, इसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। आपने देखा होगा कि ये लिथियम ऊपर वाली में होता है, जबकि मैग्नीज वाली किस में होता है, नीचे वाले में। तो भी ये विकर्ण संबंध होते हैं, और विकर्ण संबंध होने की वजह से और इनकी जो विकर्ण संबंध है उनकी वजह से ये क्या होते हैं, समानता दिखाई देती है, और इन समानताओं की वजह से इसे क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम में देखेंगे आप, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में, या बोरोन व सिलिकॉन में आप देखेंगे, क्योंकि ये विकर्ण के रूप में दर्शाते हैं, ये विकर्ण वाली लाइन में उपस्थित होते हैं। आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट व्याख्या किसकी दे रखी है, इसकी जो एग्जांपल दे रखे हैं उसकी व्याख्या क्या है कि लिथियम व एल्यूमिनियम व मैग्नीज, ठीक है, आप देख सकते हैं कि लिथियम जो फर्स्ट है और मैग्नीशियम सेकंड ए में है। भिन्न भिन्न वर्गों की उपस्थिति होते हुए भी लेकिन इनका आकार समान होता है, अतः इसके गुण भी एक समान होते हैं। आकार समान है तो इनके गुण भी क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि आप देखते होंगे कि लिथियम तो यहाँ होता है जबकि मैग्नीज यहाँ होता है, परंतु ये क्या है, विकर्ण वाली पोजीशन में होते हैं, जिससे इसका आकार और इसका आकार समान होता है, और समान आकार होने की वजह से इनके गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, और इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा, फायांस के नियम के अनुसार। जो फायांस का नियम है वह, तो इस नियम के अनुसार धनायन के आकार में कमी से अणु अधिक अधिक सहसंयोजक हो जाता है, जिससे उसकी जल में विलेयता, गलनांक, क्वथनांक कम हो जाते हैं। यह क्या दर्शाता है, सहसंयोजक यौगिक किसे कहेंगे, सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के बंधों के माध्यम से बने बंध होते हैं, जिसे सहसंयोजी अणु कहते हैं। और ये सहसंयोजी जो अणु होता है उसमें धनायन के आकार में यदि कमी आती है, धनायन आकार की कमी से क्या होते हैं, अधिक सहसंयोजकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि उसमें जल में विलेयता में कमी आती है, और गलनांक में कमी आती है, और क्वथनांक में भी कमी आती है। देखिए, जैसे धनात्मक होगा, R प्लस होगा, तो उसकी जो सहसंयोजकता है वो सहसंयोजकता R है, R प्लस है, उसकी रेट R क्या होगी, कम होगी। जैसे कि कोई भी परमाणु था, मैंने देखा था कि Na और Na प्लस में क्या था, इसकी रेडियस किसकी ज्यादा थी, इसकी ज्यादा थी, Na की। ये गलत लगा हुआ है, ठीक है, Na की ज्यादा थी और Na प्लस की, क्योंकि इसका बार वाला कोष तो खत्म ही हो गया था, यानी R धनात्मक की क्या है, कम है, तो उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, ध्रुवण क्षमता होती है अधिक। ठीक है,
और जैसे आर माइनस वाला होगा तो उसकी आर माइनस वाले की अधिक होगी और उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और ध्रुवण क्षमता अधिक होने की वजह से उसके सहसंयोजक गुण हैं वो अधिक होते हैं और उनके अधिक होने की वजह से विलेयता भी कम होती है और उसके गलनांक क्वथनांक भी कम होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद हम कल से क्या करेंगे, आयनन एंथैल्पी को या आयनन विभव को देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने जो फर्स्ट वाली पीडीएफ थी फर्स्ट यूनिट की वो मैंने डलवा दी है टेलीग्राम पे, आप फिर से जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और सेकंड यूनिट की जो पीडीएफ्स हैं उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।